नमस्कार मित्रों, देश से ट्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। यह इसका पहला वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, जैसे साइंस हो गया, सिविक्स वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। In 1857, a great struggle took place in India which completely shook the British government. 1857 में भारत में बहुत बड़ा आंदोलन, लड़ाई लड़ी गई ब्रिटिशों के अगेंस्ट। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी हिल गई। दिस स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑफ अ सडन। ये कोई अचानक नहीं हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के मन में रोष बढ़ता जा रहा था, गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और वो एकदम फूट पड़ा 1857 में। अर्लियर एज वेल मेनी सच स्ट्रगल्स टुक प्लेस इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1857 से पहले भी बहुत से स्ट्रगल्स हुए थे ब्रिटिशों के अगेंस्ट। द स्कोप ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड इट्स बैकग्राउंड वॉज टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय V.D. सावरकर इन हिज बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखिए 1857 का जो स्वतंत्र युद्ध था ब्रिटिशों के अगेंस्ट, उसका पूरा उन्होंने पुस्तक लिखा है। विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर कहते हैं उन्हें। उनके द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम के पुस्तक में उन्होंने पूरा उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, और वो पहले लेखक है जिन्होंने इसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। Later, many revolutionaries got inspiration from it to fight against the British. बाद में 1857 के बाद भी बहुत सारे भारतीयों को इससे प्रेरणा मिली, बहुत से क्रांतिकारियों को इस युद्ध से प्रेरणा मिली 1857 के। स्ट्रगल बिफोर 1857। 1857 का पहले का स्ट्रगल देखते हैं। At every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effects of the British government. हमने पिछले वीडियो में देखा है, पिछले चैप्टर के वीडियोस में देखा है कि ब्रिटिश राज जहाँ जहाँ पर आता था वो बहुत लूटते थे, वो लोग बिल्कुल अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे। इसके कारण लोगों में, आम लोगों में बहुत ज़्यादा क्रोध था ब्रिटिशों के अगेंस्ट। द इंडियन स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर exploited in every strata due to the company's rule। भारतीयों को ऐसा लगने लगा कि कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में उन पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और उनकी हर तरीके से लूट हो रही है। दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट देयर रूल। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य के अगेंस्ट भारतीयों में गुस्सा बढ़ने लगा धीरे धीरे। फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग कंपनी रूल। हमने देखा कि किसान जो बहुत ही अच्छा क्लास माना जाता था, एक अच्छा क्लास था, वो इकोनॉमिकली स्टेबल क्लास था, वो बिल्कुल कंगाल हो गए, गरीब हो गए, और कॉमन पीपल भी बहुत गरीब हो गए। इन 1770 देयर वाज मेजर फेमेन इन द बंगाल प्रोविंस। 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल आया था, बहुत बड़ा दुष्काल जला मंडल। तो बट द ब्रिटिश रूलर्स वेर इनडिफरेंट एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड्स इंडियन पीपल। तो उनका, ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया गरीब लोगों को सहारा देने के लिए, कुछ भी नहीं। एक्चुअली ब्रिटिश लोग तो सहारा देना तो दूर की बात, उनको कोई सिंपैथी भी नहीं थी इंडियंस के लिए, क्योंकि वो मानते थे कि ब्रिटिश जो है, वाइट लोग जो होते हैं, गोरे लोग वाइट कलर के, वो उनकी रेस सुप्रीम होती है, ऐसा अभी भी मानते हैं बहुत से लोग उनमें। तो वाइट सुप्रीमसी मानते थे वो, यानी जो वाइट कलर के लोग होते हैं वो सर्वोच्च रेस के होते हैं, और हम जैसे, हम इंडियंस जो ब्राउन कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, वो नीच लोग होते हैं। कई बार तो वो उनको इंसान के तौर पर ट्रीट करना भी नहीं मानते थे, इतना नीच मानते थे हमको। तो वो ये मानते थे कि वाइट लोगों का पूरा हक है कि पूरी दुनिया पर राज करना, और ये जो लोग हैं हम जैसे, वो गुलाम रहने के ही लायक है। बहुत से लोगों ने, उनके ब्रिटिशों ने क्लियरली कहा भी है।
फ्रॉम 1760, इसे कहते हैं रेसिज्म, रेसिस्ट थे वो। फ्रॉम 1767 टू 1857 द पीजेंट्स ऑफ बंगाल पार्टिसिपेटेड इन द रिबेलियन लेड बाय सन्यासी फकीर। 1763 से लेकर 1857 तक बहुत से किसानों ने, मजदूरों ने बंगाल में बहुत रिबेलियन किया, विद्रोह किया ब्रिटिशों के अगेंस्ट, जो सन्यासियों द्वारा, फकीरों द्वारा लीड किया गया था। सन्यासियों ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है हमारे देश के स्वतंत्र युद्ध में, जैसे नागा साधु वगैरह। सिमिलर रिवोल्ट्स टुक प्लेस इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। इसी तरीके के विद्रोह गुजरात में भी हुए, राजस्थान, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में भी हुए। उमाजी नाइक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट। ये उमाजी नाइक जी है, तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई दी। ही ऑर्गेनाइज द रामोशीज एंड द लोकल यूथ टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने रामोशी लोगों को और लोकल जो यंगस्टर्स थे उनको पूरा यूनाइट किया और ब्रिटिशों के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए प्रेरित किया, लड़ाई लड़ने के लिए। दे ड्रीव अ डिक्लेरेशन एंड अपील टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। उन्होंने घोषणा की कि सभी भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना चाहिए और अंग्रेजों का अन्यायकारक जो शासन है उसे हटा देना चाहिए, ओवरथ्रो करना चाहिए। दे इंस्पायर्ड पीपल इन पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर एटसेट्रा। उन्होंने इन सभी गांवों में, पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर, महाराष्ट्र में उन्होंने सभी लोगों को प्रेरणा दी और लड़ने के लिए सपोर्ट किया। 1832 उमाजी नाइक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ इन पुणे। 1832 में उमाजी नाइक जी को अरेस्ट किया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। देखिए ये एक देखते हैं। डू यू नो पैका रिबेलियन? फ्रॉम मेडिवल टाइम्स देयर वाज अ सिस्टम ऑफ पैकाज एग्जिस्टिंग इन ओडिशा। ओडिशा जो राज्य है वहां पर पैका की व्यवस्था थी। क्या थी वो व्यवस्था? द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग्स वेर नोन एज पैका। जो सैनिक होते थे राजाओं के, उन्हें पैका कहा जाता था, स्टैंडिंग आर्मी। रेंट फ्री लैंड्स वेर ग्रांटेड टू देम फॉर कल्टीवेशन बाय द किंग। वो क्या करते थे, जब युद्ध होता था तब वो लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे राजा की ओर से। जब युद्ध नहीं होता था तब राजा की ओर से उन्हें जमीन दी जाती थी और वो खेती करके अपना गुजारा करते थे। द पैकाज अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू इट। तो वो अपना किसानी करके वो काम चलाते थे, पेट भरते थे। और जब युद्ध होता था तब युद्ध पर जाते थे और उनके घर के लोग खेती करते थे। तो हर एक पैका के फैमिली को थोड़ी थोड़ी जमीन राजा द्वारा दी गई थी। इन रिटर्न दे वर सपोज टू स्टैंड बाय द किंग्स साइड इन केस ऑफ इरप्शन ऑफ वॉर। जब भी युद्ध होता था तो उन्हें राजा का साथ देना पड़ता था। इन 1803 द इंग्लिश कॉन्कर्ड ओडिशा। 1803 में ओडिशा पर ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया। दे टुक ओवर द हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड्स ग्रांटेड टू द पैकाज। तो उन्होंने ओडिशा की राजा को हटा दिया और जो पैकाओं को जो जमीन दी थी थोड़ी बहुत, तो वो सब हड़प कर ली। दिस मेड द पैकाज एंग्री। इससे वो पैका जो थे वो गुस्सा हो गए। सिमिलरली कॉमन मैन्स लाइफ हैड ऑल्सो बिकम मिजरेबल बिकॉज ऑफ राइज इन सॉल्ट प्राइस ड्यू टू टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट बाय द ब्रिटिश। इस और जो आम लोग जो थे उनके भी बुरी कंडीशन थी, बहुत लूटपाट मचाई थी ब्रिटिशों ने। और सॉल्ट की जो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी खाने में, तो सॉल्ट लगता ही है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था, तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके कारण वो गुस्से में थे। दिस रिजल्टेड इन एन आर्म्ड रिबेलियन ऑफ पैकाज अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। तो इसके कारण पैकाओं ने और वहाँ के लोगों ने ओडिशा के 1817 में बहुत ज़्यादा विद्रोह कर दिया ब्रिटिशों के अगेंस्ट। बख्शी जगन बंधु विद्याधर लेड दिस रिवोल्ट। ये उसके लीडर थे, पैकाओं के नेता थे लड़ने वाले। अभी यहां पर आते हैं। द इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूल। देखिए जो वनवासी लोग थे, जो आदिवासी लोग थे ब्रिटिशों के, जनजातियों में भारत में जो रहते थे वनवासी लोग, तो उन्होंने भी ब्रिटिशों के अगेंस्ट काफी लड़ाई की। देयर लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। द ब्रिटिश लॉज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट। देखिए वो जो थे वनवासी लोग, वो जंगल में से अपना खाना या फिर आयुर्वेदिक औषधि, वो प्राचीन काल से है, रामायण में भी उनका उल्लेख है। तो वो
राजा जो भी राज्य करता था उनके अंडर वो जंगल में रहकर जो भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जो हनी है, वैक्स है, या फिर लाख है, लाख जिसे कहते हैं, अलग अलग फॉरेस्ट मटेरियल्स वो कलेक्ट करते थे और राजा की छत्र छाया में रहते थे। रामायण में भी उसका उल्लेख है। तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिशों ने उस पर भी पाबंदी कर दी, सारे जंगल अपने कब्जे में ले लिए और उनको जंगल में कुछ भी कलेक्ट करने पर पाबंदी लगा दी। कॉन्सिक्वेंटली बिहार, कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड्स ऑफ ओडिशा, संथाल्स ऑफ बिहार फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसके कारण जो मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में बिहार, कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड जमाती के लोग ओडिशा के, संथल जमाती के लोग बिहार के, उन्होंने सबने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। द गडकरीज फ्रॉम कोल्हापुर एंड फोर्ड सावंत फ्रॉम कोकण ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश। कोल्हापुर के जो गडकरी थे, गडकरी यानी कौन होता है, जो किले होते हैं ना, फोर्ट्स होते हैं, उनके जो केयर टेकर के तौर पर अपॉइंट किए जाते थे राजाओं द्वारा, हमारे शिवाजी महाराज द्वारा या उनके जो वंशज है मराठा एम्परर्स द्वारा। तो गडकरी यानी केयर टेकर्स ऑफ द गढ़ यानी किला, तो उनके जो हेड होते थे उनको गडकरी कहा जाता। तो गडकरियों ने, फोर्ड सावंत ने भी कोकण में काफी ब्रिटिशों से लड़ाई की। Before 1857, some जमींदार and royal class from different territories rebelled against the British। कुछ जमींदार और जो राजघराने के लोग थे उन्होंने भी अपना राज्य बचाने के लिए ब्रिटिशों के अगेंस्ट लड़ाई की। इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वेर मेनी इंडियन सेपॉयज। ईस्ट इंडिया कंपनी की भी अपनी आर्मी थी, मैंने बताया आपको, तो उसमें भी इंडियन सोल्जर्स थे कुछ नौकरी करने वाले। ऐसा नहीं था कि वो गद्दार थे वगैरह, लेकिन वो उनको पूरा बेरोजगार कर दिया, उनके व्यापार बंद कर दिए। हमने देखा है पिछले चैप्टर में कैसा किया था उन्होंने। तो उनकी जमीनें जब्त कर ली, उन पर बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगाया। इसके कारण नौकरी करने के लिए, पेट भरने के लिए वो वहां पर ब्रिटिशों के ईस्ट इंडिया कंपनी में केवल नौकरी करते थे। दे वेर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी। जो भी सिपाही यानी सिपाही जिसे कहते हैं, जो भी भारतीय सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में, उन्हें निचले दर्जे की बर्तन की जाती थी उनके साथ, यानी बुरा बर्ताव किया जाता था उनके साथ, उनको निचला रखा जाता था, उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। देयर सैलरी एंड अलाउंसेस वेर वेरी लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा सैलरी दी जाती थी, उनको ज्यादा सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन इनको जो है इंडियन सोल्जर्स को तो बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट दिया जाता था। इन 1806 एट वेल्लोर एंड 1824 एट बराकपुर द रिवोल्ट टुक प्लेस इन अ फियर्स फॉर्म। 1806 में वेल्लोर में और 1824 में बराकपुर में बहुत ज्यादा विद्रोह कर दिया भारतीयों ने ब्रिटिशों के अगेंस्ट। ऑल दीज रिबेलियंस टुक प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। लेकिन ये जो सारे विद्रोह हुए थे ब्रिटिशों के अगेंस्ट, वो एक छोटे एरिया के लिए लिमिटेड थे, छोटे छोटे गांव के लिए, छोटे राज्य के लिए लिमिटेड थे। दे वेर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड। कुछ यूनिटी नहीं थी उनमें, अकेले अकेले एक ग्रुप को गुस्साया वो लड़ता था और बस एक गांव में लिमिटेड था, एक राज्य में लिमिटेड था। द ब्रिटिश फोर्सिबली ब्रोक डाउन द रिवोल्ट्स। लेकिन ब्रिटिशों ने बहुत अत्याचार करके, अन्याय करके उन सारे रिवोल्ट्स को दबा दिया, उनको ये कर दिया। पब्लिक अनहैप्पीनेस वॉज सप्रेस्ड बट इट डिड नॉट वैनिश। लोगों में तो नाराजगी थी, लोग क्रोधित थे, गुस्से में थे, उनको दबा तो दिया गया लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ, वो गुस्सा उबल रहा था अंदर ही अंदर। दिस एंगर बर्स्ट आउट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में वो गुस्सा पूरा बाहर निकल आया लोगों का। एट वेरियस प्लेसेस द रिबेलियन टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। भारत में बहुत से जगहों पर ब्रिटिशों के अगेंस्ट जो है विद्रोह हो गया। द डिसकंटेंट इन द माइंड्स ऑफ डाइवर्स क्लासेस ब्लोड आउट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रगल एंड इट्स आउटब्रेक वाज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्म्ड रिबेलियन। तो लोगों के मनों में बहुत ज्यादा गुस्सा था ब्रिटिशों के लूटपाट के अगेंस्ट, उनके भेदभाव के बर्ताव के कारण। इसके कारण जो है 1857 में वो उबल पड़ा
उसका विस्फोट हो गया और लोगों ने हथियार उठाकर विद्रोह कर दिया। कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857, अभी क्या कारण थे लोगों के बीच में इतना गुस्सा होने के और 1857 का विद्रोह होने के, जो 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम है वो होने के क्या कारण थे? ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड देयर वर मेनी किंगडम्स इन इंडिया, ब्रिटिशों के आने से पहले कई सारे छोटे बड़े राज्य होते थे भारत में। वट एवर चेंजेस टुक प्लेस एट सेंट्रल लेवल नेवर अफेक्टेड द विलेज सिस्टम, एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई लड़ता था, उसे हराता था, फिर वो राजा उस एरिया का भी राजा बन जाता था। ये राजाओं का लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन गांव के सतह पर, गांव के विलेज लेवल पर कोई खास बदलाव नहीं होता था। गांव जैसा है वैसा चलता था। हमने देखा है पिछले चैप्टर में कि गांव की अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, पूरा वो हर एक गांव ऑटोनॉमस था, वो पूरा किसी आत्मनिर्भर था, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, तो गांव को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। द विलेज सिस्टम कंटिन्यूड एज इट इज, गांव की सिस्टम वैसी की वैसी चलती रही इतने हजारों वर्षों से। बट द ब्रिटिश चेंज द प्रिवेलेंट सिस्टम एंड ट्राई टू सेट अप अ न्यू सिस्टम, लेकिन ब्रिटिशों ने ग्राउंड लेवल से बदलाव करना शुरू कर दिया, गांव के लेवल में बदलाव करना शुरू कर दिया। गांव के स्ट्रक्चर में उनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी बर्बाद कर दी, उनकी इकोनॉमी पूरी तबाह कर दी, किसानों को लैंडलेस कर दिया, जो वर्कर्स थे अलग अलग उनको अपनी जैसे जो विणकर होते हैं, बुनकर जो कपड़े बुनते हैं, उनके अंगूठे काट दिए, तो इससे वो बेरोजगार हो गए, बहुत गरीबी बढ़ गई गांव में। लुकिंग एट द चेंजिंग नेचर ऑफ विलेज सिस्टम क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, तो गांव बहुत गरीब होने लगे, गांव की डिपेंडेंसी बढ़ने लगी दूसरों के ऊपर, तो इससे लोगों के अंदर इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता और असुरक्षितता फैलने लगी। लोगों को लगने लगा हम सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण क्या थे? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम, हमने देखा है पिछले चैप्टर में कि उन्होंने लैंड, आप कुछ क्रॉप लीजिए ना लीजिए, कितना भी अकाल आए, कितना कम आए, क्रॉप ज्यादा आए, आपको इतना टैक्स भरना ही पड़ेगा। अगर आपके पास जमीन है तो आपको इतना टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो ऐसे सिस्टम लागू कर दिया और वो कैश में भरना था। टैक्सेस वेर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स, टैक्सेस गरीब किसानों से बहुत ज्यादा अत्याचार करके उनको उनसे टैक्स वसूल किया जाता था। उनको खाने को कुछ नहीं रहता था, लेकिन उनसे टैक्स वसूला किया जाता था। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स, तो इसके कारण किसानी जो है, खेती जो है पूरी कोलैप्स हो गई भारत में। जो सबसे बड़ा किसानों का देश माना जाता है वो पूरा कोलैप्स हो गई खेती। टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एंजॉय प्रॉफिट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। इंग्लैंड में बनाए गए प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बेचना भारत में और ज्यादा से ज्यादा नफा प्रॉफिट कमाना, ये उनकी सीधी सादी पॉलिसी थी। बाकी भारत की इकोनॉमी जाए भाड़ में, भारत के किसान, भारत के लोग जाए भाड़ में, उन्हें कुछ नहीं था। दे इम्पोज हेवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज, भारत से जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था, यहाँ से जो प्रोडक्ट्स बाहर भेजे जाते थे ब्रिटेन में वगैरह, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिया। इससे जो बेचने वाले हैं उन्होंने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, इससे हमारे देश का इनकम कम हो गया और बाहर जाने लगा पैसा सारा, और कमाई तो कम हो गई हमारे देश की। द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वेर रूइंड, जो हस्तकला की वस्तुएं हैं, अलग अलग कपड़ा उद्योग है, वो सारे बर्बाद कर दिए। यानी मैंने बताया ना आपको, अंगूठे काट करके उन्होंने पूरा बंद कर दिए जो काम करते थे कलाकार या जो भी काम करते थे, उनके अंगूठा ही नहीं रहेगा तो वो कैसे करेंगे अपना काम। मेनी इंडियन आर्टिसंस बिकेम अनएम्प्लॉयड, भारतीय कलाकार, भारतीय जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले लोग थे वो सारे बेरोजगार हो गए। दे हैड ग्रोइंग डिसकंटेंट इन देयर माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसके कारण ब्रिटिशों के अगेंस्ट उनके मन में गुस्सा बढ़ने लगा था। सोशल कॉजेस, सामाजिक कारण क्या थे? द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वेर इंटरफेयरिंग इन द कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, भारतीयों को ये लगने लगा कि ये ब्रिटिश उनको हमारे संस्कृति की, हमारे परंपराओं की कुछ समझ नहीं है और वो हमारे परंपराओं को इंटरफेयर करते हैं, हमें रोकते हैं हमारी परंपराएं, हमारा धर्म निभाने से।
ऐसे बहुत से उन्होंने काम किए थे। सती प्रोहिबिशन, विडो रे मैरिज एक्ट वेर करेक्ट फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, बट द इंडियंस थॉट दैट इट वॉज एन इंटरफेरेंस इन द लाइफ स्टाइल एंड हेंस दे वेर डिससेटिस्फाइड। बहुत से ऐसे नियम लाए गए जो भारतीयों को स्वीकार नहीं थे, उनके संस्कृति में इंटरफेयर किया जाने लगा। Political causes. After 1757, the British took charge of many Indian states. राजकीय कारण क्या थे? 1757 के बाद ब्रिटिशों ने कई सारे भारतीय राज्यों का कब्जा कर लिया। लेटर लॉर्ड डलहाउसी एनेक्स मेनी प्रिंसली स्टेट्स ऑन वेरियस कॉजेस। लॉर्ड डलहाउसी जो था उसने कई सारे प्रिंसली स्टेट्स, कई सारे छोटे छोटे राज्य थे राजाओं के, उनको कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, अलग अलग कारण बताकर। The Nawab of Ayodhya was dethroned on grounds of maladministration, whereas the princely states of Satara, Nagpur and Jhansi were annexed through the doctrine of lapse. क्या कर दिया? नवाब जो था अयोध्या का, उसको पद से हटा दिया गया। और क्यों कारण बताया उन्होंने? क्या नवाब को संभल नहीं रही है अयोध्या का एरिया, यानी वहां पर काम ठीक से नहीं चल रहा, प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा, ऐसा कारण बताकर उसको पद से हटा दिया गया। फिर सातारा, नागपुर, झांसी के जो राज्य थे उनको ये कहा गया कि आपका कोई वारिस नहीं है। ये जो राजा थे, हमने देखा हमारे जो छत्रपति प्रताप सिंह थे, उनका कोई वारिस नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी, बेटा नहीं था उनको, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था लेकिन अंग्रेजों ने उसे नहीं माना। वैसे ही सातारा, नागपुर, झांसी के जो राज्य थे उनके भी अपने बेटे नहीं थे, उन्होंने अडॉप्ट किया था, दत्तक लिया था, गोद लिया था बेटा। तो उन्होंने कहा कि गोद लिया हुआ बेटा हमें मंजूर नहीं है, आपका अपना बेटा नहीं है तो आप राज्य नहीं चला सकते, आपको हटा दिया जाता है, और उन्होंने उस राज्य पर कब्जा कर लिया। ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ डलहाउसी द इंडियंस डिड नॉट कंसिडर द ब्रिटिश एज ट्रस्टवर्दी। तो इससे क्या होने लगा, जो भारतीय राजे थे, महाराजे, उनको भी लगने लगा कि जो ब्रिटिश है ये भरोसे के काबिल नहीं है, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स, जो भारतीय सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उनके बीच में भी गुस्सा था। द इंडियन सोल्जर्स वेर गिवन लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय सैनिक थे उनमें ब्रिटिश आर्मी में उनको भी निचला दर्जा दिया जाता था, उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी, उनको कुत्ते से भी बदतर ट्रीटमेंट दी जाती थी, यानी उनको इंसान ही नहीं माना जाता था। They could not gain any post higher than the सूबेदार। उन्हें सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, सारे निचले पद दिए जाते थे और ऊंचे पद सारे ब्रिटिश रख लेते थे। They were paid less compared to the British soldiers। ब्रिटिश सोल्जर्स को उसी पद के, उसी लेवल के ब्रिटिश सैनिक को ज्यादा सैलरी दी जाती थी और उसी लेवल के, उसी पद के भारतीय सैनिक को कम सैलरी दी जाती थी। द अलाउंसेस वेर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीज। जो दूसरी सुविधाएं थी वो भी धीरे धीरे कम की गई। ड्यू टू दीज रीजंस देयर वेर ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स। तो इससे भारतीय सैनिक भी गुस्सा थे, क्रोधित थे। इमीडिएट कॉज, इन 1856 द ब्रिटिश प्रोवाइडेड लॉन्ग एनफील्ड राइफल्स टू द इंडियन सेपॉयज। 1856 में क्या हुआ, ब्रिटिशों ने एक नई मॉडल ऑफ राइफल लाई, बंदूक का एक नई टाइप लाया, सैनिकों को दे दिया, भारतीय सैनिकों को। द सिपॉयज वेर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कैट्रिजेस। उसका जो कारतूस होता है, कैट्रिज यानी गोली का कवर होता है, उसके अंदर गोली होती है, तो वो पहले मुंह से वो निकालना पड़ता था कवर, और फिर वो गोली बंदूक में भरकर वो गोली मारनी पड़ती थी। द न्यूज स्प्रेड आउट दैट दीज कार्ट्रिजेस वर स्मीयर्ड इन द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। तो ऐसी न्यूज फैल गई भारतीय सैनिकों के अंदर कि जो कैट्रिजेस होते, कार्ट्रिजेस, वो गाय के और सुअर के चर्बी से बनाए जाते हैं। तो गाय तो हमारे लिए पवित्र होती है, गाय को मारना बहुत बड़ा गुनाह होता है, पाप होता है बहुत बड़ा, और गाय का मांस खाना तो बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसके कारण लोगों में गुस्सा आने लगा। वो जो मुंह से निकालना पड़ता था ना, तो सैनिकों में गुस्सा हो गया। ड्यू टू दिस द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सिपॉयज वेर हर्ट एंड मेड देम अनहैप्पी। तो हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है
और मुसलमानों के लिए जो सुअर होता है वो अपवित्र होता है, उसको छूना भी। तो इसके कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में गुस्सा हो गए वो। द आउटबर्स्ट disciplinary action was taken on those sepoys who refused to use the smear cartridges and were given severe punishment। जो भी सैनिक ये करने से मना करता था कि मैं ये कारतूस जो है कार्ट्रिज मैं मुंह से नहीं निकालूंगा, मैं ये बंदूक नहीं यूज करना चाहता, तो उनको बहुत ज्यादा कड़ी सजा दी गई और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दी गई। मंगल पांडे फ्रॉम बराकपुर कैंटोनमेंट शॉट एन इंग्लिश ऑफिसर एज अ रिएक्शन टू अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो भारतीय सैनिक थे उनको ऐसे फोर्स करने लगे वो कार्ट्रिज मुंह से निकालने के लिए, तो मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने उसके ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी। मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ। तो मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया और उसको फांसी की सजा दी गई। दिस न्यूज स्प्रेड लाइक फायर। ये जो न्यूज थी वो आग की तरह फैल गई पूरे भारत में। द एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपॉयज एट मीरठ टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। पूरा जो रेजिमेंट थी भारतीय सैनिकों की मीरठ की, उन्होंने स्वातंत्र संग्राम में हिस्सा लिया और वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए, वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए यूनाइटेडली। ये मंगल पांडे जी का फोटो है। Thousands of Indians voluntarily joined them on the way। हजारों भारतीय उनके साथ ज्वाइन हो गए, दिल्ली की तरफ चलने लगे। They handed over the leadership of the freedom struggle to Mughal Emperor बहादुर शाह जफर, इसका पूरा नाम बहादुर शाह जफर था, and proclaimed him as the emperor of India। उन्होंने कहा कि सारे लोग हिंदू और मुसलमान, अब देखिए भारत में तो कई सारे राज्य थे ना, राजा महाराजा कई सारे थे, जैसे मराठा राज्य था, दूसरे भी थे, तो हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड होना आवश्यक था। तो मुसलमानों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने में एक कंडीशन पर तैयार है, अगर आप मुगल राजा बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का राजा घोषित करते हो तो मुसलमान भी लड़ने के लिए तैयार है, उन्होंने ऐसा कहा। तो हिंदू जो राजा महाराजा थे उनका साथ लेने के लिए, मुसलमानों का साथ लेने के लिए उन्होंने ये कंडीशन स्वीकार कर ली कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया और उसके झंडे के तले हम लड़ेंगे, ऐसा डिसाइड किया गया। स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सिपॉयज इंक्रीज विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। वो दिल्ली गए और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया सिपाहियों ने। इट ऑल्सो गिव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स। इससे बाकी सिपाहियों को भी प्रेरणा मिली। द रिवोल्ट सून स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। पूरे उत्तरी भारत में ये विद्रोह जो है, फ्रीडम स्ट्रगल फैल गया, स्वतंत्र संग्राम। द इंडियन सोल्जर्स रिवोल्टेड इन कैंटोनमेंट्स फ्रॉम बिहार टू राजपुताना। बिहार, राजपुताना यानी आज का राजस्थान, उस समय राजपुताना कहते थे उसे। ये पूरा पूरब से लेकर पश्चिम उत्तरी भारत में ये सारे भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। द रिवोल्ट स्प्रेड इन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी। जो है लखनऊ में, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, कानपुर, बनारस यानी वाराणसी, बरेली, झांसी, उस सभी राज्यों में बहुत ज्यादा विद्रोह फैल गया ब्रिटिशों के अगेंस्ट। लेटर इट स्प्रेड टू साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में भी ये विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम की आग फैल गई। इन द रिवोल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा एंड हिज ऑफिसर रंगो बापूजी, चिमण साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाला साहेब भावे ऑफ नारगुन, भागोजी नाइक ऑफ अहमदनगर वेर इन द फोर फ्रंट। महाराष्ट्र भी पीछे नहीं था। छत्रपति प्रताप सिंह जो थे हमारे महाराष्ट्र सातारा के, फिर रंगो बापूजी उनके साथीदार, उनके अधिकारी, चीमा साहेब कोल्हापुर के, बाला साहेब भावे नरगुंड के, भागोजी नाइक जो थे अहमदनगर के, उन सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस लड़ाई में। रॉयल क्वींस ऑफ पेठ, सुरगणा फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल। यही सिर्फ पुरुष ही नहीं, सिर्फ राजाएं ही नहीं, बल्कि महारानियां भी खुद लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ गई। जैसे हमारी
बहुत शूरवीर रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। तो ऐसे बहुत से महिलाओं ने भी कंट्रीब्यूट किया। हमारी महिला भी बहुत ताकतवर थी। In 1857, under the leadership of Khajjar Singh, the Bhils revolted, whereas Shankar Shah led the revolt in Satpura region. 400 female Bhils participated in the revolt of Khandesh. भिल्ल जमाती के लोग देखिए 1857 में खज्जर सिंह के लीडरशिप के अंदर सारे भिल्ल जमाती के लोगों ने जो है सातपुड़ा रीजन में, सातपुड़ा पर्वत जहां पर है वहां पर, और 400 फीमेल महिलाएं उसमें हिस्सा लिया। महिलाएं ने, भिल्ल महिलाओं ने। ऐसा क्यों था? उनके वो वनवासी है, आज शायद उन्हें एससी में इंक्लूड किया जाता है, एससी या एसटी में। तो ऐसा क्यों किया था? भिल्ल क्यों ना खुश थे? ऐसा इसलिए था क्योंककि बहुत से ट्राइब्स जो थे, जो वनवासी जमातियां जो थी, जो पिछड़े जातियां थी, उनको जानबूझकर पीछा कर दिया गया ब्रिटिशों द्वारा। बहुत से भिल्ल एक बहुत एग्जांपल है। अच्छा, भिल्लों को क्या कर दिया गया? भिल्लों को उन्होंने ये घोषित कर दिया कि बाय बर्थ दे आर थीव्स, यानी जो भी भिल्ल जाति में पैदा होगा वो चोर ही होता है। ऐसा ब्रिटिशों ने कानून बनाया। ब्रिटिश भिल्लों को एक जगह पर, एक गांव में 3 दिनों से ज्यादा रुकना मना था। उन्हें जहां भी हर 3 दिन बाद गांव बदलना पड़ता था, और वो जहां पर भी जाते थे वो अपनी पुलिस स्टेशन में अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता था, ताकि मैं यहाँ हूं, मैं कोई चोरी चकारी नहीं करूंगा, कोई डाका नहीं। तो उन्हें बाय बर्थ उन्हें चोर घोषित कर दिया गया था, यानी उस जाति में जो भी पैदा होगा वो चोर ही होगा, ऐसा उन्हें लेबल कर दिया गया, उनको लगा दिया गया। ये बहुत ही अन्यायकारक था, ये बहुत ही अत्याचारकारक था। कोई कैसे पैदाइशी चोर हो सकता है? लेकिन ब्रिटिशों ने ऐसा किया। इसके कारण जो वनवासी लोग थे, जो पिछड़ी जनजातियों के लोग थे, उनके बीच में भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। हमारे राजाओं के, भारतीय राजाओं के काल में ऐसा कोई अन्यायकारक नियम नहीं था। लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल ड्यूरिंग द 18th century, after the weakening of Mughal Empire, invaders like नादिर शाह अब्दाली अटैक इंडिया। 18वीं शताब्दी के बाद में जब मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य जब वीकन हो गया, कोई भी स्ट्रांग मुगल एम्पायर नहीं था, तो नादिर शाह अब्दाली जैसे विदेशियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। द मराठास अंडरस्टूड दैट मुगल एम्पायर कैन नॉट रिएक्ट टू दीज फॉरेन इन्वेजन्स एंड टूक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ गार्डिंग इंडिया। उस समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मराठाओं का। मराठा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। तो मराठाओं को यह लगा कि भारत की अगर रक्षा करनी है तो मुगल जो राजा है वो कुछ काम के नहीं है, वो भारत की रक्षा नहीं कर सकते। तो उन मराठाओं ने जिम्मेदारी ली भारत के रक्षा की बाहरी आक्रमण से। द मराठास फॉट अगेंस्ट अब्दाली एट पानीपत फॉर द सेम रीजन। मराठाओं ने पानीपत पर अब्दाली के साथ इसी के कारण लड़ाई लड़ी, क्योंकि अब्दाली जो था वो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला था, और भारत का रक्षा करने के लिए मराठाओं ने उसकी जिम्मेदारी उठाई और अब्दाली से रक्षा की। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, द डिसेंडेंट ऑफ मुगल्स बहादुर शाह वॉज इनकैपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1857 में जो मुगल साम्राज्य काफी रिड्यूस हो चुका था, कम हो चुका था, काफी वीक हो चुका था। जो मुगलों का वंशज था बहादुर शाह जफर, वो केवल नाम के लिए बादशाह था, उसके हाथ में कोई पावर्स नहीं थे, तो वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं था लड़ाई लड़ने, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं था वो। अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन, नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड तात्या टोपे टूक अप द चार्ज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन 1857। तो ये मुगल बादशाह उसकी उतना ताकतवान नहीं है, ये समझकर जो मराठा एम्पायर के जो स्ट्रांग लोग थे, जैसे नाना साहेब पेशवा थे, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी थी, तात्या टोपे जी थे, उन्होंने जो था स्वातंत्र युद्ध जो था 1857 का, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इस इफेक्ट्स कुड बी सीन ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन दिस स्ट्रगल। तो इससे एक तरह की हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हो गई। जो मराठा एम्पायर के लोग थे वो यानी जो नाना साहेब पेशवा वगैरह थे वो हिंदू थे, और बाकी मुसलमान भी जब बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया, तब मुसलमान भी इस स्ट्रगल में आ गए, ताकि
पूरे भारत पर मुगल राज्य कायम किया जा सके। मौलवी अहमद अल्लाह, कुंवर सिंह, मुगल कमांडर बख्त खान, बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन वेरियस रीजन्स। तो इन सभ्यों ने ब्रिटिशों के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। द नेचर ऑफ रिवोल्ट इन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वेस्ट बिहार वॉज मोस्ट फियर। मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, पश्चिमी बिहार, वहां पर बहुत उग्र विद्रोह था और वहां पर जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका बहुत पावरफुल स्ट्राइक था। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे का हिस्सा अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।